नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। बात करेंगे आज की सबसे बड़ी फटाफट बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में किस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं और पीछे दिन किस निर्णय से बनने जा रहा है महागठबंधन, बताएंगे इसके बारे में भी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में बीते दिन अडानी ग्रुप को लेकर कुछ बड़े खुलासे के बाद बुरी तरीके से अडानी ग्रुप फंस चुका है दोस्तों। इसी के साथ में टीएमसी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बड़ा बयान देते हुए 2024 के चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए शुभ संकेत दिए हैं दोस्तों। वहीं पर राहुल गांधी की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सच आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को एक और तगड़ा झटका दिया है दोस्तों, बताएंगे आपको क्या निर्णय लिए गए हैं। इसी के साथ में आज महागठबंधन की पूर्णिया में होने वाली है महारैली, 7 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहेंगे मौजूद, बताएंगे किस तरीके की तैयारी चल रही है दोस्तों। इसी के साथ में येदियुरप्पा ने बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए कर्नाटका की राजनीति से संन्यास लेने का कर दिया है बड़ा ऐलान दोस्तों, बताएंगे इसके पीछे किस तरीके की रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। वहीं पर दिल्ली के अंदर एमसीडी में इलेक्शन को लेकर लगातार बवाल जारी है। बीते दिन थप्पड़ मारने के बाद अब बाल खींचने और डेस्क पर चढ़कर हंगामा करने का नया मामला सामने आया है दोस्तों। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलआईसी को लेकर बीते दिन हुए बड़े खुलासे पर मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने जैसे ही एक व्यक्ति ने बेरोजगारी शब्द का नाम लिया, वैसे ही मुख्यमंत्री वहां से आगे की ओर बढ़ गए दोस्तों। सोशल मीडिया पर वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा। और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना से मुलाकात करने के लिए केजरीवाल और उनके पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं दोस्तों। क्या बातचीत की गई है इसके बारे में विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला पूरी तरीके से कोर्ट की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और कांग्रेस पार्टी के नेता ने टीएमसी को साथ में लाने की जो बात कही है, इससे विपक्ष को फायदा पहुंच सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी के 85वें महाअधिवेशन का पहला दिन बीते दिन था, जब पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता पहुंचे थे दोस्तों। और इस दौरान सब्जेक्ट कमेटी मीटिंग के दौरान बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कमेटी की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सदस्यों ने नॉमिनेट किया है कि वो तय करे कि सीडब्ल्यूसी का कौन मेंबर होगा। खड़गे अपने हिसाब से उन लोगों को नॉमिनेट करे। पार्टी के संविधान में संशोधन को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। आपको बता दें कि ये 85वां अधिवेशन चल रहा है, जिसमें पार्टी ने बड़े निर्णय लिए हैं। पहले दिन 6 मुद्दों पर चर्चा की गई है दोस्तों, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, किसान और खेती मजदूर के साथ साथ सामाजिक न्याय और युवाओं के उत्थान मुख्य कार्यक्रम रहे हैं। अब 25 तारीख को नए कार्यक्रम का ऐलान किया गया है, यानी आज जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें 10:30 बजे के आसपास कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन का प्लान है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सत्र को संबोधित करती दिखाई देंगी। 26 तारीख यानी कल 10:30 बजे राहुल गांधी का संबोधन होने वाला है और 2 बजे खड़गे का बयान होगा। उसके बाद 3 बजे रैली का प्रायोजन होने वाला है दोस्तों। आपको बता दें कि आज को लेकर भी पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश की ओर से बताया गया है कि 11:15 बजे के आसपास संशोधन प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। 11:30 बजे आज श्रीमती गांधी का भाषण होने वाला है। 12 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा भी की जाएगी। साथ साथ दोस्तों अडानी ग्रुप को लेकर हुए बड़े खुलासे पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त निशाना साधा है। आपको बता दें कि कई सारे मीडिया में अडानी ग्रुप को लेकर बड़ी जानकारी आई कि अडानी ग्रुप ने एलआईसी को दिया बड़ा झटका, कंपनियों में निवेश हुआ नेगेटिव। अडानी विवाद ने दिया एलआईसी को झटका, 50,000 करोड़ रुपए हो गए स्वाहा। हिंदुस्तान की ओर से ये हेडिंग्स लिखा गया था दोस्तों, और मनी कंट्रोल न्यूज की ओर से हेडिंग्स लिखते हुए कहा गया था कि अडानी ग्रुप को एक और झटका, ओरिएंट सीमेंट ने समझौता खत्म करने की दी है जानकारी। तो इन तीनों खबरों को शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि मोडानी ले डूबा, यानी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के नाम को जोड़कर मोडानी शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप काफी चर्चा में है। 24 जनवरी को इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स लगातार घटते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी वो कहीं न कहीं सच साबित हो रही है। दरअसल रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप को लेकर जो बातें कही गई थी उसमें सच ये साबित हुआ है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप के शेयर्स को ओवर वैल्यूड किया गया है, यानी दोस्तों जो उसका दाम होना चाहिए उससे बढ़ाकर लोगों को बेचा जा रहा है। और जैसे ही खुलासा हुआ दोस्तों, उसके बाद अडानी ग्रुप का शेयर्स आकर उसी वैल्यू पर अटक गया है जो हिंडनबर्ग ने कहा था। यानी कुल मिलाकर आखिरकार क्या सच साबित हो गया है हिंडनबर्ग का भविष्यवाणी, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया था वहीं पर आकर अडानी ग्रुप के शेयर्स के दाम अटक गए हैं। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार बीते दिन ये स्पष्ट कर दिया कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें अडानी समूह पर स्टॉक में हेराफेरी और लेखा जोखा के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, उसे लेकर मीडिया के खिलाफ कोई निषेध आज्ञा आदेश पारित नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रतिक्रिया वकील ML शर्मा के द्वारा याचिका दाखिल करने के बाद दी गई है दोस्तों। याचिकाकर्ता ने कहा था कि बाजार के अंदर सेबी और केंद्रीय मंत्रालय को हिंडनबर्ग पर रिसर्च करनी
करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कभी भी मीडिया पर कोई निषेध आज्ञा जारी करने नहीं जा रहे हैं, हम जल्द ही इस पर आदेश सुनाएंगे। दरअसल दोस्तों ये भी कहा गया था कि मीडिया के अंदर जो खबरें चल रही है अडानी ग्रुप्स को लेकर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर, उस पर रोक लगा दीजिए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर इंकार कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई गैग ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा, यानी मीडिया के आर्टिकल्स को या फिर उनके न्यूज को नहीं हटाया जाएगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19 का सही से इस्तेमाल किया है। दोस्तों कहीं न कहीं इस याचिकाकर्ता को बता दिया गया है कि देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आपको बता दें कि लगातार अडानी ग्रुप को लेकर जो दावा किया गया और उससे जुड़े हुए जो खबरें फैलाई जा रही है उस पर रोक लगाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन ये सारी कोशिशें फेल नजर आई है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के रायपुर में चल रहे अधिवेशन से विपक्ष को बड़ी सफलता मिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने मीडिया वालों से बात करते हुए बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम सारे मुद्दों को सुलझाएंगे और ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, के चंद्रशेखर राव के साथ काम करेंगे। हमें गठबंधन का नेतृत्व करने की जरूरत है और हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग एक साथ आ जाए। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, जब हम मजबूत होंगे तभी हम नेतृत्व कर सकेंगे। यह बयान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी के 3 दिवसीय बैठक के मौके पर वीरप्पा मोइली ने दिया है। दोस्तों और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है तो उनके द्वारा दिया गया बयान काफी ज्यादा चर्चा का विषय और कहीं न कहीं उनके बयान में काफी बल भी है। एक तरीके से पहल की बात की जा रही है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को साथ में लाने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ दोस्तों विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों को अपने निशाने पर लेते हुए कई सारे गंभीर सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के सामने राज्य के वित्तीय हालात को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हम 16वें स्थान पर आकर खड़े हो गए हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर हमारी स्थिति खराब है। यूपी 16वें स्थान पर है जबकि गुजरात पहले स्थान पर है। जिसके बाद वित्त मंत्री ये दावा सह नहीं पाए दोस्तों और उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि ये कौन सी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। वित्त मंत्री ने और भी चीजें पूछी दोस्तों, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि शायद आपने ये रिपोर्ट पढ़ी नहीं होगी या फिर आपको बताया नहीं गया होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये क्रेडिबल एजेंसी की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे तो मैं इंडिया टुडे का रिपोर्ट आपको दे दूंगा। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी करके आए थे सपा के प्रमुख अखिलेश यादव और एक एक करके कई मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि एक बार उनको भी फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया, यानी पवन खेड़ा वाले मामले को लेकर ये टिप्पणी उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सामने किया है। और लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के यहाँ पुलिस के नोटिस को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यकीन करो नेता सदन यानी योगी आदित्यनाथ जी, अगर कोई मेरे खिलाफ कविता लिखता तो मैं इतना बुरा नहीं मानता। मैं पहला मुख्यमंत्री हूँ जिसने उनके ऊपर कार्टून बनाने के लिए किताब को इजाजत दी थी। दरअसल ये पूरी नोक झोंक कई मुद्दों को लेकर देखने को मिली और सबसे बड़ी बात यह रही कि अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भाषण के दौरान कहा कि क्यों ना हमारा एक मैच हो जाए इकाना स्टेडियम में। मैं नेता सदन को बताना चाहता हूं कि जितनी बॉल आप फेंकोगे उतने छक्के मैं मारूंगा। यानी दोस्तों योगी आदित्यनाथ को उन्होंने चैलेंज किया है कि आप आइए स्टेडियम में, इकाना स्टेडियम के अंदर एक क्रिकेट का मैच करते हैं, आप जितने बॉल डालेंगे उतने छक्के मैं मारूंगा। तो अखिलेश यादव के इस तरीके के बयानों से सदन के अंदर काफी ठहाके भी देखने को मिला और उन्होंने हंसी मजाक के बीच में सीरियस मुद्दे भी उठाकर बीजेपी सरकार को बुरी तरीके से घेरा है दोस्तों। और आज उम्मीद की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की ओर से बयान सामने आएगा, क्या कुछ कहा जाएगा, इसके अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन के दौरान एक तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है जिसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी को शॉल ओढ़ाते हैं दोस्तों। और सोशल मीडिया पर लोगों ने तस्वीर शेयर करते हुए अपनी बातें लिखी है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने लिखा कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है। इस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी भावनाएं लिख रहे हैं। वहीं पर आज 25 तारीख है दोस्तों और बिहार के अंदर जिस चीज का इंतजार था वो होने जा रहा है। बिहार के अंदर आज पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली होने जा रही है। तकरीबन 7 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर लाखों की भीड़ के सामने महागठबंधन का ऐलान करेंगे और 2024 के चुनाव को लेकर बिहार से महागठबंधन का बिगुल फूकने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि जो 7 पॉलिटिकल पार्टी दिखाई देने वाली है उसमें उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि सबसे पहले आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी तीनों गुट के लोग मौजूद रहेंगे। हम पार्टी और जेडीयू के नेताओं की प्रमुख भूमिका होने वाली है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया, लेकिन दोस्तों विपक्षी मोर्चा एक मजबूत रैली करके, एक भारी रैली करके कहीं ना कहीं आज एक बड़ा मैसेज देने जा रहा है। जो भी अपडेट आएगी, जिस तरीके की तस्वीर आएगी, आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि एक और महागठबंधन बनाने की तैयारी महाराष्ट्र में चल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के गुट अभी चुनावी लड़ाई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में अपने इलेक्शन सिंबल को लेकर भी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान महाराष्ट्र पहुंचे, जहां पर जाकर उन्होंने उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे से मुलाकात की है। दोनों
दोनों के बीच में काफी घंटे तक बातचीत की गई है दोस्तों। बंद कमरे में कई मामलों पर चर्चा की गई है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं और क्योंकि बीएमसी का इलेक्शन जल्द होने वाला है तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल कई सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दे। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आई है। येदियुरप्पा ने सदन के अंदर खुला ऐलान करते हुए कह दिया है कि अब वो राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। कर्नाटका बीजेपी के कद्दावर नेता और कई बार मुख्यमंत्री रहे बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वो सार्वजनिक जीवन में उनकी सफलता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कारण समझते हैं। इसके साथ उन्होंने आखिरी भाषण देते हुए कह दिया कि दशकों तक आरएसएस का सदस्य रहा हूँ, आखिरी दम तक बीजेपी के लिए ईमानदारी से काम करूंगा और आज से राजनीतिक संन्यास की घोषणा करता हूँ। दरअसल दोस्तों उन्होंने अपने अंतिम भाषण में देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को अपना रोल मॉडल बताया। आपको बता दें कि येदियुरप्पा ने जो संन्यास का ऐलान कर दिया है इससे बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि बीजेपी बसवराज बोम्मई की जगह येदियुरप्पा को आगे करके चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। लेकिन अगर ये मैसेज जनता के बीच में चला गया है, खासकर लिंगायत समुदाय के बीच में चला गया है कि येदियुरप्पा वापस से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो जनता येदियुरप्पा का नाम लेकर सामने आने वाली बीजेपी को क्यों वोट देगी, अपने आप में ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और क्योंकि येदियुरप्पा ने संन्यास का ऐलान कर दिया है तो हो सकता है कि येदियुरप्पा से सहानुभूति रखने वाले लोग भी अपनी अलग राह चुन ले और किसी और पार्टी के साथ में चले जाए। बीजेपी ने ये काफी मुश्किल भरा कार्ड खेला है दोस्तों। देखते हैं इससे बीजेपी को सफलता मिलती है या फिर नुकसान पहुंचने वाला है क्योंकि जनता के बीच में ये मैसेज चला गया है कि येदियुरप्पा नहीं बल्कि बसवराज बोम्मई ही बीजेपी के मुख्यमंत्री रहेंगे। साथ साथ दोस्तों सीएम केजरीवाल ने अपने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि उपराज्यपाल से सीधे आदेश देना बंद करिए, सरकार के आदेश पर काम करना शुरू करिए। दरअसल दोस्तों उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा और मामला इतना गंभीर हो चुका है कि दिल्ली के एमसीडी के सदन में भीषण संघर्ष देखने को मिल रहा है दोस्तों। महाभारत के बाद ऐसा लगता है कि इंद्रप्रस्थ में एक और महाभारत चल रहा है जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग पिछले 3 दिनों से लगातार एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। रात में 2-3 बजे तक सदन की कार्रवाई चलती रहती है और इस दौरान एक दूसरे पर सामान फेंकते हुए लात घूसे चलाते ये लोग दिखाई दे रहे हैं। ताजा बड़ी अपडेट ये आई है कि एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के वोट के दौरान एक वोट को अवैध करार दिया गया जिसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लोगों पर आरोप लगाकर बीजेपी के नेताओं ने बताया है कि उनके लोगों को पीटा गया है, यानी एक दिन पहले थप्पड़ मारने की बातें की जा रही थी और अब कहा जा रहा है कि बाल खींचे गए हैं, जबरदस्ती नीचे गिराया गया है। इस तरीके की बातें की जा रही है दोस्तों और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर इसी तरीके की जानकारियां दे रही है जहां पर दोनों ओर से ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो खुले आम हुड़दंग मचा रहे हैं और सरकार को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं बल्कि दिल्ली के एमसीडी के सदन को पूरी तरीके से बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। और अखिलेश यादव ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर जातीय जनगणना कराए सरकार बैनर पोस्टर लहराए हैं दोस्तों। लिखा गया कि सबको सम्मान सबको अधिकार, जातीय जनगणना कराए सरकार, यानी योगी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। देखते हैं आज मुख्यमंत्री की ओर से कोई भाषण दिया जाता है और भाषण में क्या जातीय जनगणना की मांग पर कोई बयान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के एक हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज यानी आम आदमी पार्टी के विधायक और संजय सिंह सहित कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे संदेश जाजू के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और दिलीप पांडे ने 22 जनवरी 2023 को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू पर आरोप लगाए थे और कई सारे सामग्री को शेयर किया गया था जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा LIC के 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं और लाखों रिटेल इन्वेस्टर के करीब 50,000 करोड़ डूब गए, पर परम मित्र के सेवक बने मोदी जी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। श्रीमान प्रधान सेवक जी, अगर देश की आम जनता की रत्ती भर भी फिक्र है तो JPC से जांच करवाइए, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं पर बेरोजगारी शब्द सुनते ही मामा शिवराज सिंह चौहान हुए 9-11। दरअसल दोस्तों शिवराज सिंह चौहान रोजगार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम में जब कुछ लोग गाना गा रहे थे और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, आप हमारे भविष्य के बारे में चिंता करिए और कम से कम पेंशन जैसी स्कीम लेकर आइए। लेकिन दोस्तों जैसे ही गायिका ने कहा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इतना सुनते ही शिवराज सिंह चौहान वहां से आगे की ओर तेजी से निकल गए। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश के अंदर बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है तो इस पर बीजेपी के लोग आखिर सुनने को तैयार भी क्यों नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट ये है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के मकसद से आम आदमी पार्टी तमाम राज्यों के अंदर अपना विस्तार चाहती है। इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक
कर्नाटक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। केजरीवाल के चुनावी दौरे की शुरुआत 4 मार्च को कर्नाटक से होगी, 5 मार्च को छत्तीसगढ़ जाएंगे, इसके बाद 13 मार्च को राजस्थान, 14 मार्च को मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक का कहना है कि आम आदमी पार्टी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों के अंदर भी चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है। दिल्ली के बाद 2022 में पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके हमने सरकार बनाई है और पार्टी का आगे भी विस्तार करने की कोशिश की जाएगी। वहीं पर दोस्तों हरियाणा के अंदर मोनू मानेसर के समर्थन में दूसरी हिंदू महापंचायत हुई है। मुस्लिम विरोधी हिंसा का भी आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि गो रक्षक के नाम से अपने आप को दावा करने वाले मोनू मानेसर के समर्थन में हरियाणा के हथीन में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने एक बार फिर से हिंदू पंचायत बुलाई है। दोस्तों मुस्लिमों और पुलिस के खिलाफ हिंसा का खुला आह्वान किया गया है। कार्यक्रम में पूरे उत्तर भारत से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना के 400 से अधिक सदस्यों ने और नेताओं ने भाग लिया है। इसमें स्थानीय लोगों से आने के लिए कहा गया था। पहली हिंदू महापंचायत 21 फरवरी को की गई थी, उसके बाद 22 तारीख को भी दूसरी पंचायत की गई है। दोस्तों इस तरीके की पंचायतों को लेकर पुलिस की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी के साथ में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से सपना दिखाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। पहले बीजेपी यह बताए कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, ये उन्होंने कहा था, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। महंगाई तो बढ़ा दी लेकिन आमदनी दोगुनी नहीं की गई। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रोथ रेट का क्या होगा। बीजेपी ने अपने पिछले शासन के दौरान 5 साल तो वैसे ही बर्बाद कर दिया और उसके बाद 1 साल और इस शासन में बर्बाद कर दिया है। 6 साल तो जनता के बर्बाद हो चुके हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बनेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने एक और बड़ी बात कहते हुए केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया। दोस्तों उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि इससे पहले 4 लाख करोड़ का मेला लगाया गया था, डिफेंस एक्सपो लगाया गया था। डिफेंस एक्सपो लगाने के बाद कहा गया था कि बुंदेलखंड के अंदर मिसाइलें बनेंगी। केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनसे कहिए कि असिस्टेंट गिरी छोड़ दे। यानी दोस्तों अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को इस बात को लेकर निशाने पर लेते हैं कि वो पहले उम्मीद कर रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया और उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य को लगातार बीजेपी सम्मान नहीं दे रही है, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए। अखिलेश यादव की इन बातों पर आपकी क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के रतलाम के अंदर बीजेपी के जिला अध्यक्ष और विधायक पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाए जाने के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पुलिस के अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बीजेपी के नेताओं पर FIR दर्ज किए जाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश से जुड़े बयान को लेकर गर्मा गया था। कमलनाथ के मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश वाले बयान को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को कमलनाथ का पुतला दहन का एक कार्यक्रम रखा था। इस मामले पर अब कांग्रेस पार्टी ने विरोध करते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। साथ साथ दोस्तों पंजाब के अंदर कट्टरपंथी नेताओं का साथी जेल से रिहा हो गया है। गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के अंदर जो उग्र विरोध हुआ था उसके बाद उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि दुबई से लौटा अमृतपाल सिंह अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू द्वारा स्थापित संगठन वारिसे पंजाब का प्रमुख बन चुका है और इसके बाद जिस तरीके का बवाल किया गया उसके बाद उसके सहयोगी को जेल से छोड़ दिया गया है, यानी लवप्रीत तूफान को जेल से छोड़ा गया और मामले पर जबरदस्त हंगामा भी जारी है। दरअसल दोस्तों जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है, ये बात पूरी तरीके से तय है और इस मामले पर अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को जवाब जरूर देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में जाकर गठबंधन बनाने और कई राज्यों में पार्टी का विस्तार कराने पर ज्यादा उनका ध्यान है। साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद की सदस्यता से दिया इस्तीफा, ट्वीट करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा देने के बाद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मुख्यमंत्री जी त्वदीयम वस्तु तुभ्यमेयम समर्पये, यानी जो वस्तु तुम्हारी थी वो तुमको समर्पित कर दी जा रही है। यानी MLC के पद से इस्तीफा देने के बाद वो कहते हैं कि आपने मुझे MLC का पद दिया था और ये पद मैं आपको वापस कर दे रहा हूँ। साथ साथ दोस्तों नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस की ओर से नोटिस देने के बाद उनके पति को नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। हिमांशु सिंह मसूर कोचिंग सेंटर दृष्टि IAS में जॉब करते हैं। हिमांशु बोले कहा ये महज इत्तेफाक नहीं है बल्कि नोटिस मिलने के बाद इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से नेहा सिंह को पहले पुलिस ने नोटिस दिया और उसके बाद उनके पति को जॉब से हटाने की बात कही गई है, यह साफ तौर पर शासन की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने का एक बड़ा मामला है। वहीं पर इस समय मुख्य विचारधारा में अंधभक्ति की स्थिति है जिसमें असहमति की कोई जगह नहीं है। वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने बताया कि उन्हें दिल्ली में आयोजित अर्थ द कल्चर फेस्ट की कविता संध्या में बुलाया गया था, पर आयोजकों ने राजनीति या सरकार की आलोचना करने वाली कविताएं पढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम
असहमत लोग हैं। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें जगह देते हैं या नहीं देते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जो सरकार विरोधी लोग हैं उन्हें बड़े मंचों पर जगह भी नहीं दिया जा रहा और काफी सेंसिटिव मुद्दा है। साथ साथ आपको बता दें कि अमित शाह के बिहार के दौरे से पहले अलर्ट जारी किया गया है। स्टिग्नर मिसाइल ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। एडीजी सुरक्षा ने अलर्ट जारी किया है। इसके तहत पटना, बेतिया, बगहा पुलिस कप्तान समेत आईजी, डीआईजी के साथ प्रमंडलीय आयुक्त को अलर्ट किया गया है। दोस्तों एडीजी ने कहा है कि हेलीपैड और हेलीकॉप्टर की सुरक्षा मानकों के अनुरूप की जानी चाहिए। लोगों को नियंत्रित करने के लिए हेलीपैड के चारों तरफ मजबूत बैरिकेडिंग्स और सुरक्षा पदाधिकारियों की तैनाती होनी चाहिए। कई और बातें सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कही गई है। साथ साथ दोस्तों कुमार विश्वास जिन्होंने आरएसएस के एक व्यक्ति को अनपढ़ बता दिया था, इस पर इतना बवाल हो गया कि उनको पहले माफी मांगना पड़ा और अब उनका एक कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। गुजरात के अंदर उनके कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया है। दोस्तों दरअसल मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का गुजरात में एक तरीके का बहिष्कार हुआ है। वडोदरा में ग्रैंड वेलकम होने वाला था लेकिन अब नहीं हो पाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी करने के बाद गुजरात की संस्कारी नगरी वडोदरा में प्रस्तावित उनके 2 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। वडोदरा में कुमार विश्वास अपने अपने राम की तर्ज पर अपने अपने श्याम कार्यक्रम करने वाले थे। इस कार्यक्रम 3 और 4 मार्च को वडोदरा के ऐतिहासिक नवलखी मैदान में होने वाला था दोस्तों, लेकिन ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे आप लोग जानते हैं कि उनकी वो टिप्पणी है जिसका विरोध भी किया गया था। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी करेगी बुद्धिजीवी सम्मेलन। केंद्रीय बजट पर प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है। जब से बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में चली गई है तब से भाजपा के लोग इस तरीके के कार्यक्रम करके केंद्र सरकार की स्कीम को जनता के बीच में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।